तो हेलो अतापिस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हाँ अतापिस, मैंने आप लोगों का नाम अतापिस रखा है। और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ नाम रखने में। और इसलिए अगर आपके पास कोई अच्छा नाम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आज से एक नया मानव स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम सेकंड लाइफ ऑफ अ ट्रैश प्रिंसेस है। प्लीज़ इस मानव को सपोर्ट कीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि इसे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं करूँ। और एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर आपको लगे कि मेरा जो वॉइस पे दिक्कत है या फिर वीडियो में कुछ आपको कमी लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बकवास बहुत हो गई, तो बिना किसी देरी के मानवा को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिनका नाम रेगिना टी एम्पेरी होता है। उनका जो एम्पायर है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है। उनके फादर एम्पायर को मार दिया गया और उनके भाई, जो कि रात ही रात में एक पागल बन गए थे, उनका अंत तक फायदा उठाया गया। और ये सारी चीजें उनके फियांसे ने किया एक तांत्रिक के साथ मिलकर। और ये जो तांत्रिक है वही इस कहानी की मेन विलन है। ये भी कहा जाता है कि इसका जो बैक स्टोरी है वो वन ऑफ द बेस्ट है मानवास के हिस्ट्री में। इन सारी चीज़ों की शुरुआत उनके भाई के बर्थडे बैंक्वेट से हुई, जिस पे एम्परर पे हमला किया गया था। सबको लगा कि हमला फेल हो चुका है, लेकिन जिस हथियार से हमला किया गया था उसमें एक जहर लगा था जो कि उसी तांत्रिक ने बनाया था, द विचेस टीयर। क्योंकि तांत्रिक बहुत समय पहले ही गायब हो चुके हैं, कोई भी उस मैजिक को डिटेक्ट नहीं कर पाया और ये तभी एक्टिवेट होता था जब जो तांत्रिक है वो चाहती थी। फिर उनका फियांसे सारे सोल्जर्स को उनको ख़त्म करने के लिए कह देता है, लेकिन तभी वो एक पेंडेंट निकालती हैं जो कि फर्स्ट एम्परर का मोमेंटो होता है, एक रूबी जिसे आप अपनी ज़िंदगी दोगे तो वो आपकी एक इच्छा पूरी करेगा। फिर वो अपने आप को मार देती हैं। तब ये एक आवाज़ पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कहती हैं कि मुझे एक गलती सुधारना है। वो कहता है कि क्या गलती। रेगिना कहती हैं कि मेरा छोटा भाई, अगर थियोर बदला नहीं होता और एक बुद्धू प्रिंस रहता और अगर वो एक पपेट नहीं बना होता तो चीज़ें ऐसी नहीं होती और मैं हमेशा उसी के साथ रहती, एक ट्रैश प्रिंस के साथ। फिर वो आवाज़ कहता है कि ठीक है, समझ गया। रेगिना चिल्लाती हैं कि क्या, रुको। वो आवाज़ कहता है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वो चिल्लाती हैं कि नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो अपने 15 साल वाले रूप में वापस आ जाती हैं। फिर हमें उनके पास्ट के बारे में बताया जाता है कि उनकी माँ का देहांत उनके छोटे भाई को जन्म देने के बाद हुआ। उनके फादर एम्परर, जो कि इम्पीरियल लॉ के कारण डिलीवरी रूम में नहीं आ सके थे, उन्होंने इसका इंजाम रेगिना पर लगाया, लेकिन उन्होंने थियोर को कुछ नहीं कहा। उन्होंने उसकी हर गलती को माफ़ किया प्यार के कारण और वो बड़ा होकर एक ट्रैश प्रिंस बना। फिर एक दिन एम्परर प्रिंसेस को बुलाते हैं और इंगेज होने के लिए कहते हैं। प्रिंसेस कहती हैं लेकिन फादर, तो एम्परर कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं वो एक एम्परर और एक प्रिंसेस हैं, एक फादर और एक डॉटर नहीं। फिर हम उनके फियांसे को देखते हैं जो कि हरमन सिविलिस होता है, जिसने एम्पायर को बर्बाद किया था। वो सिविलिस टूकल का वारिस होता है जो कि एम्पायर के 2 ड्यूकडम्स में से एक है। और क्योंकि उनका जो पावर है वो एम्परर को चुनौती दे रहा था, रेगिना को ये एंगेजमेंट मानना ही पड़ा। थोड़े समय बाद थियोर को अकेडमी भेजा गया, लेकिन वहाँ पर भी उसने अपना ट्रैश वाला काम जारी रखा, जिसके कारण अंत में उसे अर्ली ग्रेजुएशन के नाम पे घर भेज दिया गया। लेकिन आते समय उसका जो कैरियर था वो पलट गया था। वो कहती हैं कि भले ही वो एक ट्रैश प्रिंस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैंने अपने छोटे भाई से प्यार किया था
और उस दिन जब थियोर उठता है तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो बिग सिस्टर, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। वो बताती हैं कि मैं चौंक तो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक्सीडेंट के कारण हुआ है। प्रेज़ेंट में वो उस बात को लेके पछता रही होती हैं और सोचती हैं कि अच्छा ही होता अगर वो एक कचड़ा रहता तो, क्योंकि उसके बाद जो थियोर है वो एक पागल बन गया जिसने सारे खजाने को ठगी लोगों को दे दिया। और थियोर के 17 साल होने के पिछली रात को जो एम्परर है उनका देहांत हो गया, जिसके बाद रेगिना को क्राउन पहना दिया गया। उनका फियांसे उनकी मदद करने के बजाय किसी और के साथ रूमर्स में फंसा रहा। फिर थियोर का कमिंग ऑफ एज सेरेमनी आ ही जाता है। रेगिना उसे क्राउन पहना रही होती हैं, तभी वहाँ पर हरमन आता है और थियोर के गले को काट देता है, जिसे देखकर रेगिना शॉक में चली जाती हैं। प्रेजेंट में वो सोचती हैं कि उन्हें इन सारी चीज़ों को रोकना होगा, लेकिन पहले उन्हें थियोर का कुछ करना होगा। फिर वो ऊना से कहती हैं कि ऊना, क्या तुम्हें पता है कचड़े का ख्याल कैसे रखा जाता है? ये आसान है, तुम्हें बस एक और बड़ा कचरा बनना पड़ेगा। मैं एक कचरा बनूंगी जो कि प्यार में पागल है। और यहाँ से हमारी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो थियोर को ऑब्जर्व करने लगती हैं एक बहुत बड़ा कचरा बनने के लिए। वो कुछ चीज़ें नोट डाउन करती हैं। पहला, कचरा बस अपने बारे में सोचता है। दूसरा, कचड़े को किसी चीज़ के परिणाम के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरा, जो कचड़ा है वो लालची होता है। वो सोच रही होती हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखूं, वो एक पूरा कचड़ा है। तभी ऊना कहती हैं कि किस कारण योर हाइनेस ऐसा व्यवहार कर रही हैं। तो सेल्मा कहती है ऊना। तो ऊना कहती है लेकिन लेडी सिग्नी, हर हाइनेस अजीब चीज़ें कहते रहती हैं। सेल्मा उसे बचाते हुए कहती है कि योर हाइनेस, इस बच्ची को नहीं पता है कि वो क्या कह रही है, वो बस आपके बारे में परेशान है। फिर वो ऊना को माफ़ी मांगने के लिए कहती हैं और ऊना माफ़ी मांगती हैं, लेकिन प्रिंसेस कहती हैं कि नहीं, ये ठीक है, मुझे सब समझ में आ रहा है। और वो सोचती हैं कि क्योंकि हमेशा मैं एम्परर की बातों को मानती थी और प्रिंस को बचाती थी, अचानक से एक कचड़ी वाली प्रिंसेस बनना थोड़ा अजीब होगा। फिर वो कहती हैं कि मैं तो खुश हूँ कि आप लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं। अचानक से वहाँ पर थियोर आता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें कुछ दिनों पहले कुछ मिला है, दे दो। और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए वॉट शब्दों का भी इस्तेमाल करता है। तो प्रिंसेस कहती हैं कि मैं सोच रही थी लेकिन तुमने ये सारे शब्द कहाँ से सीखी? थियोर उसके ऊपर चिल्लाता है और सोचता है कि तुम तो मुझे वो वैसे भी दे ही दोगी, तो तुम मुझे इंतज़ार क्यों करवा रही हो? पहले तुम दयालु बनती हो, लेकिन आखिर में तुम एक बेकार चीज़ हो जो बस रोता है और भीख मांगता है मेरे कदमों पे। ये रेगिना है। हालांकि वो कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही है, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ अपनी बहन को उसकी सही जगह दिखाने के लिए। रेगिना कहती हैं कि अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और वो अपने लिस्ट में एक और पॉइंट ऐड करती हैं कि कचड़े बस वही करते हैं जो वो चाहते हैं। वो कहती हैं कि मेरे बेचारे छोटे भाई, कैसे तुम जब भी बोलते हो तो अपने क्लास को गवाते हो। लोग इसे शायद एक ट्रैश प्रिंस का क्लास कहेंगे, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर वो उसके ऊपर एक कुर्सी फेंक के मारती हैं। अगले सीन में वो और थियोर एम्परर के सामने होते हैं। एम्परर कहते हैं कि मैंने सुना कि तुमने थियोर के ऊपर एक कुर्सी फेंकी, क्या ये सच है? तो रेगिना कहती हैं कि यस। फिर वो कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? रेगिना सोचती हैं कि एम्परर से मिलने के दो तरीके हैं। पहला तो मिलने के लिए रिक्वेस्ट करो, दूसरा इंपीरियल फैमिली के टाइम में जैसे कि खाने समय बात करो। सोचना कि बस क्योंकि मैंने थियोर पे एक कुर्सी फेंका, उन्होंने इतने जल्दी मुझे बुला लिया। उन्होंने हमेशा मेरे मिलने के रिक्वेस्ट को मना किया है।
लेकिन ये सही समय है, इससे मैं उन्हें बता ही दूंगी। फिर वो हंसते हुए कहती हैं कि क्योंकि मेरे बगल में एक कुर्सी था और सोचती हैं कि मैं एक बड़ा कचड़ा बनूंगी प्रिंस थियोर से भी। ये सुनने के बाद एम्परर शॉक हो जाते हैं। फिर रेगिना कहती हैं कि सच कहूँ तो मैं तो एक टेबल फेंकना चाहती थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा भारी था, इसलिए मैंने एक चेयर फेंक दिया। फिर एम्परर कुछ कहने लगते हैं तो रेगिना उनकी बात काटते हुए कहती हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि मैंने लास्ट एम्पायर के पहले इंपीरियल प्रिंस के ऊपर एक कुर्सी फेंका। फिर एम्परर कहते हैं कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो कहती हैं कि आप पूछ रहे हैं कि क्यों मैं अभी ऐसा व्यवहार कर रही हूँ, जबकि मैं हमेशा थियोर के व्यवहार की विक्टिम रहती थी। फिर वो कहती हैं क्योंकि मैं अब इसे और सहना नहीं चाहती। वो सोचती हैं कि जब मैं छोटी थी तो इंपीरियल प्रिंस के सामने जाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन है वो बस मरने के बाद ही निकल रहा है। मेरी माँ की मौत मेरी नहीं, किसी की भी गलती नहीं है, तो क्यों मैं माफ़ी मांगूं? फिर वो एम्परर से एक सवाल पूछती हैं कि आपको पता है थियोर एक गलत रास्ते पे जा रहा है, तो क्यों आप कुछ नहीं कर रहे हैं? एम्परर कहते हैं कि वो एक बेचारा बच्चा है। इसे सुनने के बाद थियोर वहाँ से भाग जाता है। रेगिना कहती है कि बेचारा, इस कारण क्योंकि उसने अपनी माँ को खोया है। एम्परर चिल्लाते हैं कि रेगिना। वो सोचती हैं कि जो दूसरा रूलर है लाइस एम्पायर का, उसे अभी डिसाइड नहीं किया गया है। हालांकि मेरे यहाँ पर आने से पहले थियोर दूसरा एम्परर बना, जैसा एम्परर चाहते थे वैसे ही। हालांकि उसके बाद एक लड़ाई हो गया। फिर रेगिना कहती हैं कि लेकिन योर मैजेस्टी, उन बच्चों की गिनती जिन्होंने अपनी माँ को खोया है वो एक नहीं बल्कि 2 है। क्यों आपने इंपीरियल लॉ को नहीं तोड़ा? इंपीरियल लॉ को आपका नाम इस्तेमाल करके हटाया जा सकता था। तो एम्परर चिल्लाते हैं कि क्या इंपीरियल लॉ तुम्हारे लिए इतना बेकार है? रेगिना चिल्लाती है कि फर्क नहीं पड़ता कि इंपीरियल लॉ कितना ज़रूरी है, कि योर मैजेस्टी एम्परर नहीं है। एम्परर कहते हैं कि तुम बेशर्म हो रही हो। तो वो कहती हैं कि हाँ, मैं हो रही हूँ बेशर्म, लेकिन क्या ये अक्षम होने से ज़्यादा बेहतर नहीं है? एम्परर सोचते हैं कि क्या ये वो भावनाएं हैं जिसे उसने अभी तक दबा के रखा था? मैं एक लौता व्यक्ति नहीं था जिसने उसे उस दिन खोया था। क्या ये पहली बार है जब मैं उसके चिल्लाने के कारण हकीकत को समझ पा रहा हूँ? फिर रेगिना कहती हैं कि मैं उस गद्दी पे बैठने का नहीं सोच रही हूँ जो कि एक छोटे से कागज़ पे लिखे हुए चीज़ को नहीं बदल सकता है। वो सोचती हैं कि अगर वो मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो क्यों मैं उन्हें फादर की तरह ट्रीट करूँ? क्योंकि मैं ये नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि वो एम्परर हैं, तो मैं उन्हें एम्परर की तरह ही ट्रीट करूँगी। वो कहती हैं कि मैं अब अपने हिसाब से रहूँगी। तो एम्परर कहते हैं कि लेकिन, तो वो कहती हैं कि मैं अपने हिसाब से रहूँगी और योर मैजेस्टी के सामने से गायब हो जाऊँगी एक दिन अपने आप से। लेकिन आप थियोर की चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रखना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे उसे एक अच्छा राजा बनाना है। वो सोचती हैं कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद वो कैपिटल को छोड़ देंगी और इंपीरियल फैमिली मेंबर के टाइटल को भी हटा देंगी। फिर एम्परर उन्हें रोकते हुए रेगिना कहते हैं, तो वो कहती हैं वही बात जो कि एम्परर ने उन्हें बचपन में कहा था कि जो लोग यहाँ पर हैं वो एक एम्परर और एक प्रिंसेस हैं, एक फादर और एक डॉटर नहीं। मैंने सुना है कि थियोर के स्वॉर्डमैनशिप के टीचर फिर से बदल रहे हैं, मैं उस लेसन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। तो एम्परर कहते हैं जैसा चाहती हो वैसा करो, और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। एम्परर सोच रहे होते हैं कि रेगिना, उस बच्ची ने मुझे एम्परर कहा, फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, वो हमेशा मुझे फादर कहती थी। ऐसा लगता है कि मैंने फिर से कुछ खास को खो दिया है।
अगले सीन में एम्परर का अटेंडेंट रेगिना को बुला रहा होता है कि एम्परर ने उन्हें बुलाया है, लेकिन रेगिना मना कर देती हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि कैसे एम्परर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ खाना भी खा रहे हैं। फिर वो अपने आप को शीशे में देखते हुए काफ़ी मस्त बात कहती हैं, जो कि आपको सुनना चाहिए। वो अपने बाल को पकड़ते हुए कहती हैं कि मैंने अपने बाल को काट दिया था वॉर के समय, क्योंकि ये कमज़ोरी बन सकती है। लेकिन अगर ये कमज़ोरी बन सकती है तो मुझे बस ताकतवर होना होगा ताकि मैं उससे लड़ सकूं। फिर हमें एरॉन वेस्टिंग के बारे में बताया जाता है कि वो एम्पायर के 2 ड्यूकडम्स में से एक का दूसरा बेटा है और वो द मार्ग्रेव ऑफ द ईस्ट एजल वेस्टिंग का सक्सेसर है, यानी कि फ्यूचर मार्ग्रेव, और अभी उसकी उम्र 18 साल है। उनके शॉर्ट स्किल्स उनके लुक्स की तरह ही अच्छे हैं, इसलिए वो हाई सोसाइटी के लेडीज़ के बीच में काफ़ी फेमस हैं। ये सारी बातें सेल्मा प्रिंसेस को बता रही होती हैं। वो ये भी बताती हैं कि उनके पास बहुत सारे शादी के प्रपोजल्स आए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें मना कर दिया और वो अपना ज़्यादातर समय बॉर्डर्स पे ही बिताते हैं। प्रिंसेस सोचती हैं कि अगर मुझे ट्रैश प्रिंसेस बनना है तो मुझे कोई चाहिए जिससे मैं प्यार कर सकूं। हमें ये भी पता चलता है कि एरॉन आज से थियोर के स्वॉर्डमैनशिप का इंचार्ज है। प्रिंसेस सोचती हैं कि ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगले सीन में वो स्वॉर्डमैनशिप के ग्राउंड में होती हैं, तभी सेल्मा उन्हें आके बताती हैं कि एरॉन आ चुके हैं। फिर जैसे ही प्रिंसेस पीछे मुड़ती हैं, वो तो मंत्र मुग्ध हो जाती हैं ये देखकर कि एरॉन कितना ज़्यादा हैंडसम है। एरॉन उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन वो तो ये सोच रही होती हैं कि मैं ऐसा दिखाऊंगी कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ और कौन ऐसे चेहरे के साथ मेरे ऊपर शक करेगा। फिर एरॉन कहता है कि योर हाइनेस, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? तो प्रिंसेस शर्माते हुए कहती है कि नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुमने किया भी है लेकिन नहीं किया है। फिर एरॉन कहता है कि क्या आप बीमार हैं? प्रिंसेस तो शर्म के मारे पूरी लाल हो चुकी होती हैं। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी, तुम अब उठ सकते हो। फिर एरॉन कहता है कि अच्छा होगा अगर आप गहरी सांस लें, ये मेथड हमारे डूची के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंसेस कहती हैं कि अच्छा, और सोचती हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें ये चेहरा हर दिन देखना पड़ता है, वो ज़रूर ऐसा करते होंगे। फिर वो कहती हैं कि उनका दिल ज़रूर टफ है। एरॉन कहता है कि मुझे दिल के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हमारे डूची के लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। ये सुनने के बाद प्रिंसेस कहती हैं कि क्या मैंने ये जोर से कह दिया? तो एरॉन कहता है कि हाँ। फिर प्रिंसेस और ज़्यादा शर्माने लगती हैं। वो सोचती हैं कि क्या मुझे इस आदमी के साथ डील करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि कहना एक दिक्कत है, लेकिन अगर एरॉन ने मान लिया तो मैं क्या करूँगी? वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। लेकिन इस खूबसूरती के साथ लोग ज़रूर मान जाएंगे कि मैं इनके प्यार में हूँ, और उनका चेहरा इतना ज़्यादा सुंदर है कि एम्पायर को बर्बाद करना भी ठीक होगा। लेकिन मैं एम्पायर को बर्बाद नहीं करने वाली हूँ ऑफ कोर्स। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहती हैं, कुछ है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरे पास लेसन के बाद आएंगे? तो इसी के साथ हमारा इस मानवा का पहला वीडियो ख़त्म होता है। अब आप लोग मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।